28 मई 2026 बकरीद का त्योहार। ये वो दिन था जब चारों तरफ एक त्योहार की रौनक थी। तब एक लड़कों की गैंग एक लड़के को घेर लेते हैं और उसमें से एक लड़का उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। वो लड़का जवाब देता है कि नहीं। जिसके बाद हाथ में हथियार लिए हुए वो लड़का उससे कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिसके बाद उस लड़के ने उस बेचारे लड़के के साथ जो किया उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है 17 साल उम्र लड़के सूरज की। खोड़ा कॉलोनी से ये जगह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बिल्कुल बीच में बसी है और यहाँ सूर्या प्रताप चौहान नाम का लड़का रहता था। इलाके के लोग और उसके घर वाले उसे प्यार से सूरज बुलाते थे। सूरज की उम्र सिर्फ 17 साल थी। आने वाली 30 सितंबर को उसका 17वां जन्मदिन आने वाला था। सूरज का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला था, लेकिन लगभग 17 साल पहले वो लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में इस खोड़ा कॉलोनी में आकर बस गए थे। 2 साल पहले एक लंबी बीमारी के कारण उसके पिता का साया उसके सिर से हमेशा के लिए उठ गया था। घर में उसकी 40 साल की माँ सरोज देवी थी, एक 21 साल की बहन विशाखा थी और एक 23 साल का बड़ा भाई यश था। लेकिन सूरज का बड़ा भाई यश दिमागी रूप से पूरी तरह ठीक नहीं था। ऐसे में घर का खर्च चलाने की, माँ और भाई बहन का पेट पालने की पूरी जिम्मेदारी सूरज के नाजुक कंधों पर आ गिरी थी। सूरज पास ही के नोएडा इलाके में कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता था। सूरज बहुत ही शांत, सीधा और संस्कारी लड़का था। उसका इलाके के किसी भी गैंग, गुंडागर्दी या गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने हाल ही में बहुत मेहनत करके अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। 28 मई 2026 ये बकरीद का दिन था। हर तरफ त्योहार की वजह से छुट्टी का माहौल था। सूरज सुबह जल्दी उठा। त्योहार के कारण उसकी कपड़े की फैक्ट्री बंद थी, लेकिन सूरज के घर की जरूरतें कभी छुट्टी नहीं मनाती थी। राशन लाना था, परिवार का पेट भरना था, इसलिए वो सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। वो चाहता था कि आज भी वो खाली हाथ घर न लौटे और कुछ पैसे कमा कर लाए। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। सूरज ने अपनी माँ सरोज को फोन किया, लेकिन फोन पर बात करते हुए माँ को पीछे से कुछ लोगों के जोर जोर से चिल्लाने और बहस करने की आवाजें आ रही थी। माँ ने सूरज से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू ठीक है? जिस पर सूरज ने कहा कि हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। दोपहर के करीब 3 बजे का समय, खोड़ा कॉलोनी की एक पतली गली। यहाँ सूरज का आमना सामना एक लोकल लड़के से हुआ। इस लड़के का नाम था असद। असद की उम्र भी 17 से 20 साल के बीच थी। सूरज और असद एक दूसरे को पहले से जानते थे। कुछ समय पहले उनके बीच कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, लेकिन हाल ही में उन दोनों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो गई थी। इसलिए सूरज को असद से उस वक्त कोई बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस दोपहर उनके बीच एक बात को लेकर अचानक बहस शुरू हो गई। बात बहुत ही मामूली थी। गली में बाइक चलाने को लेकर एक आम बहस थी। सूरज और असद के बीच कहासुनी हुई। बात थोड़ी आगे बढ़ी, गर्मा गर्मी हुई, लेकिन फिर सूरज वहां से पलटकर चला गया। सूरज को लगा कि बात वहीं खत्म हो गई है, लेकिन असद के दिमाग में कुछ और ही खौफनाक चल रहा था। वो इस मामूली सी बहस को अपनी शान के खिलाफ मान बैठा। उसका ईगो हर्ट हो गया था। वो वहां से सीधा अपने घर गया। वहां उसने अपने पिता नवाब को पूरी बात बताई। बात सुनने के बाद नवाब ने अपने बेटे असद को रोकने के बजाय और भड़काया और कहा कि आज उसका खेल खत्म कर दे। ये बात सुन के असद पूरी तरह से चार्ज्ड हो गया। नवाब और असद ने तुरंत अपने कुछ खास दोस्तों को इकट्ठा किया। इन दोस्तों में फरहान और आतिफ नाम के लड़के शामिल थे। जिसके बाद नवाब और असद ने सूरज को सबक सिखाने का प्लान बनाया। सूरज को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही शातिर जाल बिछाया गया। असद ने अरशद नाम के लड़के को कॉल किया और उससे कहा कि वो सूरज को कॉल करके मिलने को बुलाए। जिसके बाद अरशद ने सूरज को फोन किया। उसने सूरज को ईद की मुबारकबाद देने और पुरानी बातें भूलकर एक साथ त्योहार मनाने के बहाने से एक खास जगह पर बुलाया। सूरज इस खूनी साजिश को बिल्कुल नहीं समझ पाया। वो अपने 2 दोस्तों विक्की और आयुष के साथ उस बताई गई जगह की तरफ चल पड़ा। वो जगह थी नवनीत विहार की गली नंबर 4, चौधरी स्कूल और शर्मा डेयरी के पास का इलाका। वहां पहले से ही असद अपने दोस्तों के साथ और अपने पिता नवाब के साथ हथियार लेके मौजूद था। जैसे ही सूरज उस तंग गली में दाखिल हुआ, उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। गली के दोनों तरफ से कुछ लड़के निकल कर आए और उन्होंने सूरज को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि सूरज कुछ समझ पाता, असद उसके करीब आया। उसने सूरज की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूरज, जो अब तक पूरी तरह से घबरा चुका था, उसने सहमते हुए जवाब दिया, नहीं। जिसके बाद असद कहता है, आओ दिखाते हैं। और वहां खड़ा असद का पिता नवाब, उसने अपने बेटे को रोकने के बजाय जोर से चिल्लाकर कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। एक पिता अपने ही बेटे को सरेआम एक मासूम का खून करने का आदेश दे रहा था। नवाब का ये आदेश मिलते ही असद के दोस्त फरहान ने अपनी पैंट से एक बड़ा सा चाकू निकाला और असद के हाथ में थमा दिया।
असद ने बिना एक पल सोचे वो बड़ा चाकू सूरज के पेट में एक के बाद एक पूरे 4 बार अपनी पूरी ताकत से घोंप दिया। सूरज दर्द से चीख पड़ा, उसके पेट से खून बहने लगे। लेकिन मौत के उस खौफनाक मंजर में भी सूरज ने हार नहीं मानी। वो अपनी जान बचाने के लिए उस तंग गली में बदहवास होकर भागने लगा। वो अपने खून से लथपथ पेट को हाथों से दबाए हुए करीब 200 मीटर तक दौड़ा। वो जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन वो हैवान उसके पीछे दौड़े। उन्होंने सूरज को फिर से पकड़ लिया और उस पर फिर से चाकू से कई वार किए। आखिरकार सूरज सड़क पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काफी खून बह रहे थे। जब हमलावरों को लगा कि सूरज के शरीर में अब कोई जान नहीं बची है, तो वो सब वहां से भाग निकले। दिन दहाड़े एक भरी पूरी बस्ती में ये खूनी खेल खेला गया, लेकिन कोई भी सूरज को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कुछ ही मिनटों में ये खबर सूरज के घर तक पहुंच गई। सूरज का बड़ा भाई यश और उसकी मां सरोज देवी बदहवास हालत में भागते हुए मौके पर पहुंचे। जैसे ही उसकी मां ने सूरज की हालत देखी, वो जोर से चीख पड़ी। पड़ोसी और घर वाले तुरंत सूरज को लेकर पास के एक लोकल प्राइवेट अस्पताल भागे, लेकिन सूरज के पेट में चाकू इतने गहरे लगे थे कि उसकी आंतें बुरी तरह कट चुकी थी और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। लोकल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर हाथ खड़े कर दी। उन्होंने तुरंत सूरज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। रोते बिलखते परिवार वाले बिना समय बर्बाद किए सूरज को नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे। सूरज को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसकी जान बचाने में जुट गई। खून की कई बोतलें चढ़ाई गईं। पूरी रात ऑपरेशन चला। बाहर मां और भाई भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उनका सूरज बच जाए, लेकिन सूरज की हालत काफी खराब हो चुकी थी। 29 मई 2026 जब सूरज अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब सूरज के भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तब पुलिस ने परिवार की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया था। यह धारा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लगाई जाती है। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि असद ने सूरज को मारने से पहले यह सवाल किया था कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, ये सुनकर पुलिस ने एफआईआर में एक और बहुत ही खास और अहम धारा जोड़ी थी, बीएनएस की धारा 352। और ये धारा दरअसल तब लगाई जाती है जब कोई जानबूझकर ऐसा अपमान करे जिससे समाज में शांति भंग होने या दंगा भड़कने का खतरा हो। पुलिस जानती थी कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि इसका सीधा मकसद एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर दंगा भड़काना था। लेकिन फिर 29 मई को लगातार मौत से लड़ने के बाद 17 साल के सूरज ने अस्पताल के बेड पर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सूरज के मौत के बाद उसकी मां पूरी तरह से टूट चुकी थी। मां ने कहा कि हमें न्याय चाहिए और न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरे बेटे के कातिल को पुलिस गोली नहीं मार देती। जैसे ही सूरज की मौत हुई, पुलिस ने तुरंत एफआईआर में बदलाव किया। अब इस केस में बीएनएस की धारा 103(1) जोड़ दी गई, जो सीधे तौर पर मर्डर की धारा है। पुलिस की एफआईआर में 5 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया: असद, उसका पिता नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक। इसके बाद सूरज की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के बाद उसके घर लाया गया, तो परिवार वालों ने सूरज के अंतिम संस्कार की कोई तैयारी नहीं की थी। इसके बजाय सूरज के घर के ठीक बाहर एक बड़ा सा डीप फ्रीजर मंगाया गया। सूरज के खून से सने शरीर को उस डीप फ्रीजर में रख दिया गया। सूरज के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि जब तक सूरज को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। देखते ही देखते हजारों की भीड़ सूरज के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। इलाके के कई बड़े हिंदू संगठन और खोड़ा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी समेत कई नेता मौके पर पहुंच गए। सड़कों पर भारी जाम लग गया। सभी दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस गुस्से के चलते भीड़ ने गाजियाबाद पुलिस को एक खुला अल्टीमेटम दे दिया: हम सूरज का शव तब तक नहीं जलाएंगे जब तक पुलिस मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर नहीं कर देती। भीड़ 1 घंटे के अंदर एनकाउंटर चाहती थी। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर 1 घंटे में असद को गोली नहीं मारी गई, तो पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा और हिंसक प्रदर्शन होगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालात इतने खराब हो गए कि खुद डीसीपी धवल जायसवाल और भारी पुलिस बल उस रोती बिलखती मां और गुस्से में उबल रही भीड़ के बीच खड़े होकर बातचीत की कोशिश कर रहे थे। वो परिवार को समझा रहे थे कि कानून अपना काम करेगा, आप प्लीज बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन परिवार अपनी जिद पर अड़ा था। सिस्टम के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई स्पेशल टीमें बनाई। सादे कपड़ों में पुलिस वालों को पूरे एनसीआर में फैला दिया गया। मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार था और वो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। पुलिस ने तुरंत असद के सिर पर 50,000 रुपये का बड़ा इनाम घोषित कर दिया। जगह जगह उसके पोस्टर और खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया। 30 मई 2026 शनिवार का दिन। पुलिस दिन रात एक कर रही थी और तभी उनके खास नेटवर्क से एक बहुत बड़ी और अहम लीड मिली।
पुलिस को पता चला कि कत्ल की उस साजिश में शामिल कुछ लोग खोड़ा से बाहर भागने की फिराक में हैं। बिना एक पल गवाए पुलिस की एक खास टीम ने चौधरी चरण सिंह गेट के पास एक बड़ी घेराबंदी की। वहां से पुलिस ने एक साथ 3 लोगों को धर दबोचा और जब इन तीनों के चेहरे सामने आए तो पुलिस भी हैरान रह गई। इन 3 गिरफ्तार लोगों में शामिल था फरहान, आतिफ और सबसे बड़ा नाम असद का पिता नवाब। पुलिस इन तीनों को तुरंत थाने लेकर आई और फिर शुरू हुआ इंटरोगेशन। पुलिस की सख्ती के आगे फरहान टूट गया। इंटरोगेशन रूम में फरहान ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फरहान ने कबूल किया कि सूरज और असद के बीच दोपहर 3 बजे सिर्फ एक छोटी सी कहासुनी हुई थी, लेकिन जब असद घर आया तो उसका बाप नवाब गुस्से से पागल हो गया और असद से कहा कि वो सूरज का खेल खत्म कर दे। नवाब ने ही उन सब लड़कों को इकट्ठा किया। फरहान ने पुलिस के सामने यह भी मान लिया कि जिस बड़े चाकू से सूरज का पेट फाड़ा गया था वो चाकू किसी और ने नहीं बल्कि खुद फरहान ने लाकर असद के हाथ में दिया था। ये खुलासे बहुत बड़े थे। पुलिस को अब पक्का सबूत मिल गया था कि ये लड़ाई अचानक नहीं हुई थी बल्कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लेकिन इन 3 गिरफ्तारियों के बाद भी खोड़ा कॉलोनी का माहौल शांत नहीं हुआ था। सूरज का शव अभी भी डीप फ्रीजर में था। परिवार अभी भी रो रहा था और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि असद आखिर कहां छुपा है। असद कहीं गायब हो चुका था। वो जानता था कि पुलिस उसके खून की प्यासी है और बाहर भीड़ उसकी जान लेना चाहती है। लेकिन फिर असद ने एक गलती कर दी। असद के पास पैसे खत्म हो रहे थे। उसे शहर छोड़कर बहुत दूर भागने के लिए कैश की जरूरत थी। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 30 मई 2026 शनिवार की देर रात गाजियाबाद पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को एक पुख्ता खबर मिली थी। खबर ये थी कि असद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए वापस खोड़ा और वसुंधरा इलाके की तरफ आ रहा है। डीसीपी धवल जायसवाल ने तुरंत इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस स्टेशन की सबसे तेज और हथियारबंद टीमों को अलर्ट कर दिया। रात के सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन बजाए वसुंधरा इलाके की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस ने पूरे इलाके के अंदर आने और बाहर जाने वाले रास्तों पर सीक्रेट बैरिकेडिंग कर दी। हर एक रास्ते को सील कर दिया गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अंधेरे में एक बाइक तेजी से उस बैरिकेड की तरफ बढ़ रही थी। उस बाइक पर 2 लोग सवार थे और उनमें से एक असद था। वो अपने किसी लोकल साथी से पैसे लेकर इस शहर और राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भागने की फिराक में था। जैसे ही वो बाइक पुलिस की उस भारी घेराबंदी के बिल्कुल करीब पहुंची, पुलिस की टीम सामने आ गई। उन्होंने बाइक पर तेज टॉर्च की रोशनी मारी और बहुत जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी, रुक जाओ, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, शांति से सरेंडर कर दो। असद को अब तक समझ आ गया था कि उसका खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन वो इतनी आसानी से घुटने टेकने वाला मुजरिम नहीं था। उसने अपनी बाइक रुकवाने के बजाय अपनी पैंट के अंदर छुपाई हुई एक देसी पिस्तौल बाहर निकाली और बिना एक पल भी सोचे सीधा पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। असद की चलाई हुई एक गोली सीधे खोड़ा पुलिस स्टेशन के एक बहादुर सिपाही को जा लगी। गोली लगते ही वो सिपाही खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। अपने साथी को गोली लगते देख पुलिस ने आत्मरक्षा यानी अपने बचाव में अपनी फायरिंग शुरू कर दी और इसी तेज क्रॉस फायरिंग के बीच पुलिस की तरफ से चली एक गोली सीधी जाकर असद के शरीर में घुस गई। गोली का झटका इतना तेज था कि वो चलती बाइक से छिटक कर दूर सड़क पर जा गिरा। उसका देसी कट्टा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। गोलीबारी की इस भारी अफरा तफरी, धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर असद का वो अज्ञात साथी जो उस वक्त बाइक चला रहा था, वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में पूरी तरह कामयाब हो गया। फायरिंग रुकते ही पुलिस की हथियारबंद टीम तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने सबसे पहले अपने घायल सिपाही को उठाया और खून से सने और दर्द से तड़पते हुए असद को काबू में किया। पुलिस की गाड़ियां तुरंत बिना समय बर्बाद किए सायरन बजाती हुई पास के एक बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ी। घायल सिपाही को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू करके उसकी जान बचा ली। आज वो सिपाही खतरे से बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ असद अस्पताल के स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की, लेकिन उसके शरीर से इतना ज्यादा खून बह चुका था कि कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 31 मई 2026 रविवार की सुबह पूरे गाजियाबाद और दिल्ली NCR में ये खबर आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। असद का एनकाउंटर हो गया है, कत्ल का मुख्य आरोपी मारा गया। सूरज के घर के बाहर जो हजारों की भीड़ कत्ल का बदला कत्ल से मांगने के लिए जिद पर अड़ी थी, उन्हें उनका मांगा हुआ तुरंत न्याय मिल चुका था। सूरज की बेबस मां ये एनकाउंटर की खबर सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और अपने बेटे को खोने का गहरा दुख दोनों एक साथ नजर आ रहे थे।
उन्होंने तुरंत मीडिया के कैमरों के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज उनकी और उनकी पुलिस की वजह से मेरे बच्चे को न्याय मिला है, लेकिन एक मां का रोता हुआ दिल इतनी आसानी से सब कुछ मान लेने वाला नहीं था। सरोज देवी ने प्रशासन के सामने एक और बहुत कड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ बातों से यकीन नहीं होगा, मुझे पुलिस पहले असद की लाश की फोटो दिखाए, मुझे वो तस्वीर देखनी है, तब जाकर मैं मानूंगी कि मेरे बेटे को मारने वाला वही है और वो मारा गया है। और इतना ही नहीं, परिवार और वहां मौजूद हिंदू संगठनों ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी मांग भी दोहराई। हमें सिर्फ असद की मौत से शांति नहीं मिलेगी, इस पूरी साजिश में शामिल बाकी जितने भी आरोपी हैं उन सबके घरों पर सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। इस एनकाउंटर के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील कुमार शर्मा खुद सूरज के घर खोड़ा पहुंचे। उन्होंने कैमरे के सामने एक बहुत ही कड़ा और सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। असद ने पहले एक मासूम बच्चे को बेरहमी से मारा और फिर पुलिस की टीम पर हमला करने की जुर्रत की, इसलिए उसे उसका सही और अंतिम अंजाम मिल गया। असद के मारे जाने के बाद परिवार का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो आखिरकार मान गए। 3 दिन के बाद सूरज के जमे हुए शव को उस बर्फ के डीप फ्रीजर से बाहर निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई है। भारत के नए और सख्त कानून बीएनएस की हत्या की धारा 103(1) के तहत ये केस अब भी पूरी तरह खुला है। इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड असद का पिता नवाब, वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। असद को वो बड़ा चाकू देने वाला फरहान और उनका साथी आतिफ भी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे है। और पुलिस की स्पेशल टीमें आज भी उस अज्ञात साथी जो एनकाउंटर के दिन शामिल था और साजिश में शामिल बाकी लोगों की तलाश में दिन रात एक कर रही है। वही सूरज की मां ने मीडिया से बात करते हुए धन्यवाद भी कहा, ये कहकर कि यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें 5 लाख देने की बात की है, मेरे बच्चों को सुरक्षा दी है, यही नहीं मुझे सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इस बात के लिए मैं योगी जी को धन्यवाद कहती हूँ। वहीं दूसरी ओर सरकार ने असद के घर को इल्लीगल जगह पर घर बांधने के लिए उसका घर बुलडोजर से तोड़ने का आदेश दे दिया है। अगर गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ 72 घंटे के अंदर इस केस को इस तरह से शांत नहीं किया होता तो शायद खोड़ा की उन तंग गलियों में एक ऐसा सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता जिसकी आग में न जाने कितने और बेगुनाह लोगों के घर जल जाते। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के मामलों में पुलिस का ये तुरंत न्याय या एनकाउंटर सही था, या फिर ऐसे आरोपियों को कानून के लंबे तरीके से सजा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।